दोस्तों, क्या आपको पता है कि तुलसीपुर की रानी कौन थी? और क्या आपको पता है कि अंग्रेजों ने तुलसीपुर पर हमला क्यों किया? और साथ-साथ क्या आपको पता है कि 1857 के विद्रोह के समय में तुलसीपुर और इसके आस-पास के जो क्षेत्र थे, वहाँ पे क्या हालात थे? जानेंगे ये सब कुछ आज के इस वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक भी यूज करते हैं तो हमारे फेसबुक पेज कबीर खान को फॉलो जरूर करिएगा। तो चलते हैं लगभग 170 साल पीछे। वर्ष था 1857। उत्तर भारत के कई सारे हिस्सों में विद्रोह की आग भड़क उठी थी। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और झांसी के अलावा अवध के जो बहुत सारे क्षेत्र थे, वहां पे भी ये विद्रोह का जो संघर्ष था, ये धीरे धीरे फैलने लगा। लेकिन क्या आपने कभी सुना है बलरामपुर के पास स्थित तुलसीपुर की उस रानी के बारे में कि जिसने अंग्रेजों का माफीनामा स्वीकार नहीं किया और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के लिए निकल पड़ी? दोस्तों, उनका नाम था रानी ईश्वरी देवी, जिनको इतिहास में तुलसीपुर का रानी लक्ष्मीबाई भी कहा गया है। अंग्रेजों ने उनकी सत्ता छीन ली, उनकी जमीन और जायदाद को जब्त कर लिया गया और बाद में उनकी सारी संपत्ति यानी तुलसीपुर की सारी संपत्ति बलरामपुर के एक वफादार शासक उसको दे दी गई। लेकिन सवाल यह है कि अंग्रेजों के लिए आखिर ये तुलसीपुर का इलाका इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों था? आज की कहानी है तुलसीपुर की रानी ईश्वरी देवी और 1857 के विद्रोह की, कि जिसकी गूंज नेपाल सीमा तक पहुंच चुकी थी। आज तुलसीपुर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में स्थित है और यह एक बलरामपुर का तहसील है। लेकिन 1857 के समय में आज जैसा गवर्नेंस सिस्टम उस समय तुलसीपुर में नहीं था। तुलसीपुर एक महत्वपूर्ण तालुका यानी जागीर था और इसका क्षेत्र तराई रीजन से जुड़ा हुआ था। और बात करें तुलसीपुर राजघराने और अंग्रेजों के बीच तनाव की, तो यह तनाव 1857 से पहले से ही चला आ रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण था अंग्रेजी सरकार का प्रशासन और राजस्व व्यवस्था, यानी जो उनका रेवेन्यू सिस्टम था, लगान वगैरह का जो सिस्टम था उनका, उस पर अंग्रेजों का काफी ज्यादा कंट्रोल बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से तुलसीपुर का जो ये रियासत था यानी ये जो राजतंत्र था और अंग्रेजों के बीच में काफी ज्यादा तनाव बढ़ने लगा था। विद्रोह से ठीक एक साल पहले वर्ष 1856 में ब्रिटिश सरकार ने अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया और ये सारा अवध का इलाका ब्रिटिश के अधीन आने लगा। और इसके बाद स्थानीय शासकों और तालुकदारों की जो शक्ति हुआ करती थी वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी और यही आगे चल के एक बड़ी वजह बना जो 1857 के विद्रोह के रूप में सामने आया। जमीन, लगान, प्रशासन और इन सब चीजों पर अंग्रेजों का कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो वहीं पर विद्रोह भी काफी तेजी से फैलने लगा। मशहूर इतिहासकार रुद्रांशु मुखर्जी ने अपनी किताब अवध इन रिवॉल्ट 1857 से 1858 में इन सारे संघर्षों का बहुत अच्छे तरीके से उल्लेख किया है। तो जब अंग्रेजी शासन का प्रभाव धीरे धीरे अवध के सारे क्षेत्रों में बढ़ने लगा, तो जो तुलसीपुर के उस समय राजा थे, उनका नाम था राजा दृग नारायण सिंह और इन्हीं की पत्नी थी रानी ईश्वरी देवी। तो उस समय जो यहाँ के राजा थे वो राजा दृग नारायण सिंह थे, जो अंग्रेजी प्रशासन से काफी ज्यादा निराश थे और अंग्रेजों के जो ये प्रशासनिक हुकूमत थी इसके विरोध में खड़े थे। और उनका यही कहना था कि ये जो राजस्व व्यवस्था यानी रेवेन्यू सिस्टम है, ये अंग्रेजों का एक गलत और थोपा हुआ भारतीयों पर सिस्टम है, जिसकी हम पालन नहीं करेंगे। और इसी वजह से अंग्रेजों ने इनको अपना शिकंजा बनाया और इनको बंदी बनाकर लखनऊ की जेल में डाल दिया गया। बाद में वहीं पे राजा दृग नारायण सिंह की मृत्यु कर दी गई और यह एक बहुत बड़ी वजह थी जो तुलसीपुर की रानी जो राजा दृग नारायण सिंह की पत्नी थी, एक बहुत बड़ी वजह थी कि उनकी पत्नी इस संघर्ष में राजनीतिक रूप से इंटर करती हैं, यानी वो भी अपना एक विद्रोह शुरू करती हैं और यहीं से रानी ईश्वरी देवी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान शुरू होता है। तुलसीपुर की रानी ईश्वरी देवी ने अंग्रेजी सत्ता के सामने आसानी से सर झुकाना स्वीकार नहीं किया और उन्होंने युद्ध का निर्णय लिया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 1857 का विद्रोह था, ये सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स यानी जो इंडियन आर्मी थी उस समय फ्रीडम फाइटर्स के रूप में
सिर्फ उनका विद्रोह नहीं रहा, बाद में ये तालुकदार, शासक, महाराजा, किसान और इन सब के जो समर्थक थे, वो भी इस विद्रोह में समर्थन में खड़े हो गए थे। यानी ये जो विद्रोह था, ये सिर्फ राजनीतिक और राजशाहों के बीच में नहीं, बल्कि यह आम जनमानस के बीच में भी शुरू हो गया था, क्योंकि ये लोग भी अंग्रेजी सरकार से काफी ज्यादा पीड़ित थे। और तुलसीपुर की भूमिका केवल रानी ईश्वरी देवी तक सीमित नहीं था, बल्कि मशहूर इतिहासकार रुद्रांशु मुखर्जी के अनुसार तुलसीपुर के तालुकदार के लगभग 500 लोग लखनऊ की घेराबंदी में विरोधी गुट में शामिल हो गए थे। इसका मतलब साफ है कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ सिर्फ राजशाहों का विरोध नहीं था, बल्कि आम जनमानस भी आक्रोशित में थी और विद्रोह के साथ मिल चुकी थी और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के लिए खड़ी हो गई थी, जो 1857 के बाद देखने को सामने आता है। इसमें स्थानीय लोगों और जो हथियारबंद लोग थे, उनकी भी भूमिका शामिल थी और उस समय अवध में विद्रोह काफी तेजी से बढ़ने लगा था और इसका जो मेन केंद्र हुआ था, यानी जो प्रमुख केंद्र था, वो लखनऊ बन चुका था। अब कहानी में एक और दिलचस्प चीज सामने आता है, बलरामपुर वर्सेस तुलसीपुर। यानी बलरामपुर और तुलसीपुर के बीच में जो संबंध थे, वो अच्छे नहीं चल रहे थे। इनके बीच में पॉलिटिकल और लीनेज राइवलरी काफी पहले से चली आ रही थी, जो 1857 के बाद और ही ज्यादा यानी उग्र हो गई और ही ज्यादा इन दोनों के बीच में वाद विवाद हो गया था, यानी तुलसीपुर और बलरामपुर के बीच में। फेमस हिस्टोरियन विश्वमोय पति ने अपनी एक किताब में, जिसका नाम है द 1857 रेबेलियन, उसमें इस चीज का, यानी ये जो संघर्ष था बलरामपुर और तुलसीपुर के बीच का, इसको बहुत अच्छे से उल्लेख किया है, जिसको आप भी पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। जहां तुलसीपुर का पक्ष विद्रोहियों के समूह में जा खड़ा हुआ, तो वहीं बलरामपुर के शासक अंग्रेजों के साथ खड़े नजर आए। इसलिए 1857 के बाद यह जो लड़ाई थी, यह अंग्रेज बनाम भारतीय नहीं, बल्कि यह पुरानी रियासत और राजनीतिक में भी काफी बड़ा असर रखती थी। और फिर आया दिसंबर 1857, अंग्रेजों की नजर तुलसीपुर पर पड़ी। अब आते हैं कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, यानी जिसके लिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार थी, वो अलग अलग क्षेत्रों में मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखे हुए थे कि कैसे इस विद्रोह को दबाया जा सके। ब्रिटिश विवरणों के अनुसार 16 दिसंबर 1857 को सर होप ग्रांट बलरामपुर पहुंचा और यहीं पे उसको एक खबर मिलती है। नाना साहब के भाई बाला साहब, रानी ऐश्वर्या देवी और गोरखपुर के शासक मोहम्मद हसन, उसको खबर मिलती है कि ये लोग अपने लोगों के साथ और 8 तोपों के साथ तुलसीपुर का जो राजमहल था, यानी राजघराने का जो महल था, जिसको हम किला के रूप में भी बता सकते हैं, उसमें एक प्लानिंग कर रहे हैं। ये खबर मिली सर होप ग्रांट को। अब इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि ये जो बाला साहब थे, इनका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये नाना साहब, जो कि कानपुर के नवाब यानी शासक थे, तो जब अंग्रेजों ने कानपुर का मुहासरा किया, उसको कंट्रोल में लिया, तो नाना साहब, तात्या टोपे और बाला साहब जो उनके ब्रदर थे, ये सब वहां से लखनऊ आए। लखनऊ में उन्होंने बेगम हजरत महल से मुलाकात की, वहां से कुछ क्रांतिकारी यानी अपने संघर्षों को जारी रखा। बाद में फिर जब लखनऊ भी अंग्रेजों के नियंत्रण में आने लगा, तो वो धीरे धीरे तराई के रीजन में, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे जंगल हुआ करते थे, सोहेलवा जंगल काफी बड़ा हुआ करता था उस समय, तो यहाँ पे आने में आसानी थी। तो धीरे धीरे वो यहाँ से निकल के, यानी जो बाला साहब थे, वो वहां से निकल के आए तुलसीपुर, इस तराई रीजन में रानी ईश्वरी देवी के पास, और वहीं गोरखपुर, जहां के शासक थे मोहम्मद हसन। लेकिन जब अंग्रेजों ने वहां पे भी एक कंट्रोल लेना चाहा, तो गोरखा और अंग्रेज मिलकर गोरखपुर का कंट्रोल ले लेते हैं। तो बाद में वो भी अपनी छोटी सी सेना की टुकड़ी के साथ तुलसीपुर के इसी रीजन में आ जाते हैं और रानी ऐश्वर्या देवी से मुलाकात करते हैं और तीनों लोग आपस में अपनी सेनाओं को मिला लेते हैं और यहीं से फिर अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में विद्रोह की शुरुआत करते हैं। और इसी चीज की खबर सर होप ग्रांट को किसी थ्रू, यानी किसी जासूस के थ्रू उस अंग्रेज को प्राप्त हो गई। सर होप ग्रांट ने ब्रिगेडियर रॉक्रॉफ्ट, जो कि एक ब्रिटिश कमांडर था, उसको ये ऑर्डर दिया कि तुम तुलसीपुर पर चढ़ाई करो, और रॉक्रॉफ्ट की सेना धीरे धीरे तुलसीपुर की ओर बढ़ने लगी। दिसंबर 1857 में, यानी 16 दिसंबर के बाद 1857 में ही रॉक्रॉफ्ट की सेना और तुलसीपुर के विद्रोही, यानी जो क्रांतिकारी थे, फ्रीडम फाइटर थे, उनके बीच में एक संघर्ष हुआ और ये काफी ज्यादा बड़ा संघर्ष था, क्योंकि यहाँ पे 3 शासकों की सेनाएं इकट्ठा हो चुकी थी।
लेकिन अंग्रेजी सरकार की जो मिलिट्री थे, जो उनकी आर्मी थी, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। रॉक्राफ्ट की आर्मी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। तो धीरे-धीरे फ्रीडम फाइटर्स यानी विद्रोही जो विद्रोह कर रहे थे 1857 के बाद, वो धीरे-धीरे पीछे हटने लगे। और यह एक प्रमुख संघर्ष है जो कि ब्रिटिश विवरणों में मिलता है कि यहाँ पे ब्रिटिश सेना और तुलसीपुर की सेना के बीच में एक संघर्ष हुआ। लेकिन इस संघर्ष का रिजल्ट ये निकला कि विद्रोही कमजोर पड़े, धीरे-धीरे उनको पीछे हटने पे मजबूर किया। रॉकक्राफ्ट की सेना ने बाला साहब और मोहम्मद हसन के बारे में कोई डीप हिस्ट्री तो मुझे नहीं मिली, लेकिन यहाँ तक मिली है कि जो रानी ईश्वरी देवी थी, वो धीरे-धीरे पीछे हटने लगी और अंग्रेजों ने उनका पीछा किया। चूंकि ये जंगल का इलाका था, इसलिए फिर रानी ईश्वरी देवी पीछे हटते हुए वो नेपाल चली गईं। और इतिहास में यह भी मिलता है कि वो नेपाल में उनकी आखिरी जिंदगी में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसका कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, तो हम यहीं तक जानते हैं कि ईश्वरी देवी वहां से धीरे-धीरे पीछे हटने लगी और अंग्रेजी सेना ने पूरे तुलसीपुर पर कंट्रोल हासिल कर लिया। इसकी जानकारी हमें ब्रिटिश कालीन के सैन रिकॉर्ड जी.डब्ल्यू. फॉरेस्ट द्वारा प्रकाशित 1857 के विवरणों में मिलता है। अंग्रेजी सेना के दबाव के बाद जो विद्रोही ग्रुप था, वो धीरे-धीरे पीछे हटने लगा। और चूंकि तुलसीपुर का जो ज्योग्राफी था, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसकी सीमाएं नेपाल के दांग, देवखुड़ी और इन सब इलाकों तक मिलती थी। तो इनका नेपाल जाना काफी ज्यादा आसान और पॉसिबल था। लेकिन नेपाल का जो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करता, यानी जो शासक हुआ करता था, उसका नाम था जंग बहादुर, जो कि ब्रिटिश सरकार से हाथ मिला रखा था। दोनों का आपस में कोई युद्ध नहीं होता था, तो उनको भी वहां पे काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। धीरे-धीरे इस विद्रोह को अंग्रेजी सरकार ने दबा दिया। इसके बाद अंग्रेजी सरकार ने कई शासकों और राजाओं को आम माफी की नीति को अपनाने के लिए कहा, यानी तुम माफी स्वीकार कर लो, हम तुम्हें माफ कर देते हैं। और इसी के साथ-साथ बहुत सारे राजाओं, शासकों और तालुकदारों ने माफीनामा स्वीकार किया और अपने जगह पे वापस लौट गए। लेकिन जो-जो राजा यानी जिसने भी अंग्रेजी सरकार के सामने सर झुकाना पसंद नहीं किया, उनकी जो सारी संपत्ति थी, उनको अंग्रेजों ने लूट लिया, जब्त कर लिया और जो वही वफादार जो शासक थे, उन्हीं को इनकी संपत्ति को दे दिया गया। और इसी माफी नीति के अनुसार जिसने भी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, उनमें से 2 नाम आते हैं इस क्षेत्र में। एक थे गोंडा के राजा और दूसरी थी रानी लक्ष्मीबाई के लक़ब के नाम से जानी जाने वाली रानी ईश्वरीय देवी, जो तुलसीपुर की रहने वाली थी। उन्होंने भी आत्मसमर्पण नहीं किया मरते दम तक और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हमेशा लड़ती रहीं। और इसी चीज़ को देखते हुए अंग्रेजों ने इनकी भी संपत्ति को जब्त कर लिया और बलरामपुर के वफादार शासक को दे दी गई। लेकिन दोस्तों, कहानी में इसका जो सारांश है, यानी जो इसका समरी, यही कहलाता है कि तुलसीपुर की जो रानी थी, उन्होंने लड़ना पसंद किया, झुकना नहीं। और इतिहास में उन्हीं लोगों को याद किया जाता है जो सर उठा के जिए, यानी जो भी क्रांतिकारी सर उठा के जिया, लड़ा अपने वतन के लिए, उसके गुणगान हमेशा होते रहेंगे। और जिन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिलाया, गद्दारी की, उनको हमेशा एक नेगेटिव के रूप में देखा जाएगा। और इसीलिए बहुत सारे हिस्टोरियन ने, यानी हिस्ट्री के बुक्स में, रानी ईश्वरी देवी को द लक्ष्मीबाई ऑफ तुलसीपुर के नाम से भी नवाजा गया है। तो दोस्तों, ये था तुलसीपुर का एक छोटा सा वीडियो, जिसमें मैंने बताया कि किस तरह तुलसीपुर एक रियासत, छोटी सी रियासत हुआ करती थी, जिसने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, लड़ाइयां लड़ी और संघर्ष करते करते अंत में मौत को गले लगा लिया, लेकिन सरकार यानी अंग्रेजी सरकार के सामने सर नहीं झुकाया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और दिलचस्प स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और साथ में मुझे सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर ऑल पे सिलेक्ट करिए और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करिए। और स्पेशली ये कमेंट जरूर करिए कि क्या आप भी कभी तुलसीपुर गए हैं।